हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन सब पे बात करेंगे इस वीडियो में। जैसे पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद क्या स्थिति बन रही है वहाँ पर। दुनिया की सबसे लंबी जो गुफा है मैथम गुफा, तो उसकी लंबाई और ज़्यादा बढ़ गई है, 8 मील और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में अब उसकी जो लंबाई है वो 676 किलोमीटर हो गई। तो उसके बारे में जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। ऑकस नाम का एक मिलिट्री अलायंस बना है, तो किन देशों के बीच बना है, क्या है वजह, चाइना का क्या रिलेशन है इससे। ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देने का जो फैसला हुआ है तो अमेरिका के द्वारा, तो किस देश ने ऑस्ट्रेलिया और यूएस से अपने राजदूत बुला लिए हैं। बहुत तनाव का वातावरण हो गया है मित्र देशों में। क्वाड लीडर समिट होने जा रहा है, तो कहाँ पर होगा, क्या क्या बातें होने जा रही है, क्योंकि पहली व्यक्तिगत वार्ता होने जा रही है। इससे पहले फर्स्ट समिट हुआ था इसी साल के शुरुआत में, लेकिन अब ये व्यक्तिगत मुलाकात है। तो इम्पॉर्टेंट बात है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके जो संसद टीवी लॉन्च किया गया है, तो उसके सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पाकिस्तान सीमा से सटे भारत के राजस्थान में हाईवे पर एक इमरजेंसी हवाई पट्टी बनाई गई है, और ऐसे 13 हवाई पट्टी देश भर में बनाए जाने की योजना है, उसकी परमिशन मिल गई। सब पे बात करेंगे पूरा डिटेल में, बहुत सारे कंटेंट है। इसके अलावा भी है, जैसे नॉर्थ कोरिया ने ट्रेन से ही मिसाइल को लॉन्च कर दिया है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। शुरू करते हैं, लाइक बटन जोर दबाना, तमाम दोस्तों को शेयर कर दो इसे। पहला क्वेश्चन, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने 18 सितंबर 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो कितनी बार वो इस पद पर रहे हैं। आंसर होगा 2 बार। ओके, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, 2 बार वो रहे हैं। पहली बार 26 फरवरी 2002 से 1 मार्च 2007 तक, और दूसरी बार 16 मार्च 2017 से 18 सितंबर 2021 तक। तो 2 बार ये पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, तो उनको उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया, स्वीकार भी हो गया। ओके, और वो आखिरी बार पंजाब के 15वें मुख्यमंत्री थे, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, तो उनके साथ तनाव चल रहा है, उसके बीच में इन्होंने पद छोड़ा है। तो नए मुख्यमंत्री का नाम जल्दी आ जाएगा, तो अगली वीडियो में मैं इसके बारे में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी उसका विलय करके नया चैनल यानी संसद टीवी के रूप में शुरुआत की गई, तो उसके सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आंसर होगा रवि कपूर। रवि कपूर को बनाया गया है, वो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। ओके, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया था, ये लॉन्च कर रहे हैं ये। और आपको बता दूं कि आईआरएस अधिकारी हैं मनोज अरोरा, तो उनको अंतरिम प्रधान संपादक के रूप में नियुक्त किया गया है, एंटरिम चीफ एडिटर के रूप में। संसद टीवी लोगो आप देख रहे हैं, ये लोगो है, तो इसका बजट लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा संयुक्त रूप से साझा किया जाएगा, इंपॉर्टेंट बात है। और नियमों के मुताबिक लोकसभा कुल लागत का 2/3 वहन करेगा, जबकि राज्यसभा वो 1/3 वहन करेगा, जो भी खर्चा आएगा इसका। मुख्य तौर पर 4 श्रेणियाँ होंगी कार्यक्रम की, जैसे संसद और लोकतंत्र संस्थानों का कामकाज क्या है, उस पर चर्चाएं होंगी। शासन और नीतियों के कार्यान्वयन पर चर्चा होंगी। भारत का जो इतिहास है और संस्कृति है, इसके अलावा समकालीन मुद्दे हैं, उस पर भी चर्चा होगी। तो ये सब है। इससे पहले लोकसभा टीवी भी था, उसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी, उन्हीं के प्रयास से। बाद में 2011 में राज्यसभा टीवी भी शुरू हुआ था। अब संसद टीवी के नाम से ये जाना जाएगा, दोनों को मिला दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बात करेंगे। और हाँ, ये क्वेश्चन लेता हूँ, उससे पहले बता दूँ कि 2021 का जनवरी से सितंबर तक का टोटल करंट अफेयर्स अवेलेबल हो गया है आप सबके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, जो भी होने वाले हैं उन सब के लिए। पीडीएफ अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और जिन लोगों ने पहले से लिया हुआ है उनको अपडेट मिल चुका है, तो एक बार लेने के बाद दिसंबर तक फ्री अपडेट मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो क्वेश्चन होगा, किन देशों ने ऑकस AUKUS, ये ध्यान रखना आप, नामक
रक्षा गठजोड़ यानी मिलिट्री अलायंस बनाया है? कौन से 3 देश हैं? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। ये 3 देश हैं, इन सब ने ये मिलिट्री अलायंस बनाया है। और ख़ास तौर पर जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसको केंद्रित करते हुए, ये देखिए अगर मैप देखेंगे तो यहाँ पर ये रहा यूएसए अमेरिका, ये रहा ब्रिटेन या कहें यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पर रहा ऑस्ट्रेलिया, ये है इंडिया यहाँ पर। ओके, तो ये गठजोड़ बना है इन तीनों देशों का, खासतौर पर प्रशांत और हिंद महासागर है उन सब पर नज़र रखने के लिए। और चीन का जो बदमाशियां हैं प्रशांत और हिंद महासागर में, ख़ासतौर पर साउथ चाइना सी में यहाँ पर, तो उन सब पर ध्यान रखने के लिए किया गया है। तो ये त्रिकोण है यानी ट्राइलैटरल, ये एक संगठन बन गया है। तो एक बार ले चलते हैं साउथ चाइना सी की ओर, और यहाँ पर ये रहा साउथ चाइना सी, यहाँ पर है। ओके, ये इंडिया है, यहाँ पर है ये चाइना, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये रहा जापान, और ये अपना प्यारा भारत है। तो यहाँ करीब 13 लाख वर्ग मील इतना बड़ा भूभाग है, भूभाग नहीं कहें, समुद्री क्षेत्र है। वहाँ पर चीन अपना दवा ठोकता रहता है, और आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रखे हैं बहुत सारे छोटे छोटे जिस पर अपने सैनिक तैनात किए हुए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का भी बहुत सारा जो समुद्री व्यापार होता है वो यहाँ से निकलता हुआ मलक्का स्ट्रेट होते हुए यहाँ से चलता हुआ यहाँ जाता है। इसे जापान को जाना है, दूसरे देशों को जाना है, अगर रूस को कुछ हिस्से में जाना है वहाँ पर इस तरह से जाता है। अलग अलग देशों में यहाँ पर अलग अलग जो देश हैं जैसे ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, इन सब को जो माल सप्लाई होता है इंडिया का तो वो इसी तरीके से होता है। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि आगे आने वाले वक्त में चीन पर प्रेशर डालने के लिए अभी एक नया गठजोड़ ऑकस नाम का बन गया। और ख़ास बात इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस गठजोड़ ने कई फैसले लिए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है यूएस ऑस्ट्रेलिया से न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी साझा करेगा। मतलब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी देगा। तो पनडुब्बियों का बेड़ा जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होगा वो अगले 18 महीने में एडिलेड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ पर डेवलप किया जाएगा। हालांकि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ये क्लियर किया है कि परमाणु पनडुब्बी होगी, केवल वो परमाणु ऊर्जा से संचालित होगी, उसमें कोई एटॉमिक हथियार नहीं होंगे। ठीक है, हालांकि इस फैसले से फ्रांस बहुत नाराज़ हो गया है। क्यों, आगे बताएंगे। ओके, और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो भारत को पहले ही सूचित कर चुका था इसके बारे में। इंडिया ने भी कहा है कि ठीक है, इससे इस पूरे जो क्षेत्र है हिंद और प्रशांत का महासागर का वहाँ पर एक स्टेबिलिटी भी आएगी। ठीक है, और आपको बता दूँ कि ये जो फैसला हुआ है न्यूक्लियर सबमरीन की यानी ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी दी जाएगी, इससे ऑस्ट्रेलिया 7वां ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन होंगी। ओके, इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, भारत, रूस और फ्रांस के पास ये तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। कई और फैसले हुए हैं जैसे कि हिंद प्रशांत महासागर जो क्षेत्र है वहाँ पर साझेदारी की जाएगी, साइबर क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पर चीज़ होंगी। चीन ने प्रतिक्रिया की है, कहा है कि ये हमारे के खिलाफ जो है वो एक गठजोड़ बनाया जा रहा है जो कि दुनिया के हित में नहीं है, ऐसा उसने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑकस के तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन तकनीक देने से नाराज होकर किस देश ने यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिए हैं? राजदूत को वापस बुलाना बहुत बड़ा कदम होता है और इसका आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया है, यानी बहुत ज़्यादा नाराज है। क्यों नाराज है? आखिर टेक्नोलॉजी अमेरिका दे रहा है ऑस्ट्रेलिया को, तो फिर क्यों फ्रांस नाराज हो गया? वजह यह है कि इस समझौते से पहले
ऑस्ट्रेलिया ऐसी डील कर चुका है फ्रांस से 12 न्यूक्लियर पनडुब्बी खरीदने का, और फ्रांस ने अमेरिका के इस फैसले को, यानी ये जो टेक्नोलॉजी दिया ऑस्ट्रेलिया को, उसको विश्वासघात भी कहा है। और आप देख लीजिए कि 2016 में ये डील हुआ था फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया का, और 90 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी करीब 66 बिलियन यूएस डॉलर की रकम मिलनी थी फ्रांस को। मतलब फ्रांस को मुनाफा होना था। वो जो तकनीक देता फ्रांस देता, तो उसके बदले अब अमेरिका दे रहा है, तो उससे बहुत नुकसान हुआ है। ओके, और फ्रांस में ख़ासतौर पे वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल भी हो गई है, क्योंकि वहाँ जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनकी छवि पर दाग लगा है कि आप कैसे एक राष्ट्रपति हैं कि किसी देश ने आपको इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया। तो एक तरह से फ्रांस जो है वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया है, ये दोनों देश उसको मनाने में लगे हैं। दोनों देशों के जो सीनियर लीडर्स हैं, विदेश मंत्री हैं, वो सब बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो काफ़ी नाराज़ हैं इस वक्त इमैनुअल मैक्रोन। किन से? जो बाइडन से। अमेरिका और फ्रांस के बीच में तनातनी सी स्थिति हो गई है। राजदूत वापस बुला लिया इन्होंने। ओके, तो आप देख रहे हो फ्रांस मैप में कहाँ पर है। ये तो रहा ये वर्ल्ड मैप, और उसमें जैसा मैंने पहले बताया था कि ये है अमेरिका, यहाँ पर है, ये है यूनाइटेड किंगडम, और ये है ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों के बीच में ये गठजोड़ हुआ है। ओके, ये इस तरह से। तो फ्रांस कहाँ है? फ्रांस यहाँ पर है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये है फ्रांस यहाँ पर। ये यूके के पास में ही है। ठीक है, मुझे लगता है मैप वगैरह के थ्रू आप काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। वैसे जो विदेश से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, उस पर काफ़ी अच्छे में डेली इवनिंग को वीडियो आ रहा है। विजय शर्मा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर टीचर हैं। वो डेली वीडियो बना रहे हैं अलग अलग टॉपिक पे। इस पर भी उन्होंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। दुनिया की सबसे लंबी मैथम गुफा किस देश में स्थित है, जिसकी लंबाई पहले से 8 मील ज़्यादा पाई गई है? अब टोटल हो गई है उसकी लंबाई 420 मील। अगर किलोमीटर में करेंगे तो 676 किलोमीटर लंबी हो गई है। आंसर होगा यूएसए, अमेरिका में है ये आप बिल्कुल ध्यान में रख लेना। अमेरिका में, अमेरिका में कहाँ है? ये वहाँ का एक राज्य है केटकी, तो उसी में स्थित है। एक बार मैं मैप के थ्रू भी ले चलता हूँ आपको। सामने रहा प्यारा भारत, और यहाँ से जब अमेरिका में चलेंगे तो इस जगह पर अभी जूम कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर ये रहा, ये गुफा रही, और ये गुफा मतलब इसके अंडरग्राउंड है। ओके, और ये ऊंचाई पर स्थित है, और इसी में नीचे बहुत लंबा कई किलोमीटर, मतलब 676 किलोमीटर। आप सोच लीजिए, दिल्ली से अयोध्या तक जितनी दूरी है, इतना लंबा ये गुफाएं हैं। यहाँ पर प्राकृतिक गुफा है, बनाया नहीं गया है। और संरचना कैसी है? भूमिगत मार्ग हैं, मतलब अंडरग्राउंड मार्ग हैं, और उसी में नदी की जल की धाराएं बहती हैं। चूना पत्थर वगैरह इन सब से ये जो है बना हुआ है। और कैसे बना है? देखिए, हुआ ये कि जो पत्थर है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, तो उसी से कहीं से पानी रिसता हुआ आगे बढ़ता चला गया। तो पानी की वजह से गुफा बनती चली गई, और अंदर 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 कई किलोमीटर लंबी गुफा बनती चली गई। 420 मील लंबी। दिल्ली से अयोध्या तक जितनी दूरी है, लगभग उतना। इसको ये विश्व धरोहर है,
फोटोग्राफ अंदर का भी दिखा दूं मैं आपको, ये रहा, ये वर्ल्ड हेरिटेज है। कब इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला था? 1981 में, ओके। और ये 1990 में यानी 1990 में इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व का भी इसको दर्जा मिला है। और गजब का है ये, वहाँ पर लोग जा भी सकते हैं, बहुत बड़े हिस्से में नहीं जा सकते हैं लेकिन काफ़ी हिस्से में जा सकते हैं। गुफाएं हैं, अंदर ही झरने हैं, भूमिगत बहाव है, लंबी दूरी तक जल के झरने वहाँ बहते हैं, ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स और स्पाइस जेट ने बोली लगाई है। आपको पता ही है कि डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है एयर इंडिया का, तो इस विनिवेश को केंद्र सरकार का कौन सा विभाग संचालित कर रहा है? इंपॉर्टेंट बात है। आंसर होगा निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। DIPAM, DIPAM ये इसको शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार के सभी जो भी विनिवेश हो रहे हैं उन सबको संचालित करने का दायित्व तो इसी डिपार्टमेंट पर है, DIPAM, ओके। तो उसके सेक्रेटरी ने ट्वीट करके भी कहा है कि फाइनेंशियल बोली यानी बिडिंग करने की जो समय सीमा थी 15 सितंबर की, वो समाप्त हो चुकी है। और अगर सही से ये पूरी प्रक्रिया चलती रही तो दिसंबर तक एयर इंडिया का जो मालिकाना हक किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि टाटा के पास शायद ये चला जाए। और ख़ास बात है कि ये जो एयर इंडिया की बोली है उसको टाटा सन्स ने भी लगाई है। और एयर इंडिया का स्थापना किसने किया था? टाटा ग्रुप ने ही किया था, ओके। कब हुई थी स्थापना? JRD टाटा ने की थी। ये फोटोग्राफ है JRD टाटा का, उन्होंने 1932 में, आपको मैं दिखाता हूँ, हाँ, ये 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी, ठीक है। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उस समय सेवाएं रोक दी गई थी। इसके बाद 29 जुलाई 1946 को ये टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया था। जो अभी एयर इंडिया लिमिटेड नाम है वो भी टाटा के द्वारा ही दिया गया था। फिर जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद कुछ हिस्सा 49% हिस्सा सरकार ने ले लिया। बाद में 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो टाटा ग्रुप के पास पहले से 2 एयरलाइंस कंपनियों का हिस्सा भी है, ये भी ध्यान रखने की बात है आपके लिए। कौन कौन से? एयर एशिया में, एयर एशिया इंडिया जो कंपनी है उसमें 83.6% की हिस्सेदारी है। और विस्तारा एयरलाइंस है उसमें 51% की हिस्सेदारी है। तो एयर इंडिया अब ये बिकने जा रहा है। एयर इंडिया फाइनल प्रोसेस चल रहा है, 2018 से ही प्रक्रिया चल रही है डिसइन्वेस्टमेंट की। लेकिन शुरू में सरकार ने बहुत सख्त रुख अपनाया था कि हम मात्र 76% हिस्सा देंगे, बेचेंगे, तब कंपनियां नहीं आई थी। अब कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि सरकार ने कहा कि हम 100% दे देंगे और कुछ कर्ज भी दे देंगे, मतलब बैंकों से कर्ज भी दिलवा देंगे। तो जिसके पास ये कंपनी जाएगी यानी एयर इंडिया, उसको 23,000 करोड़ रुपए का एक कर्ज दिया जाएगा और साथ में 22,000 करोड़ रुपए का अलग से एयर इंडिया एसेट होल्डिंग को भी ये फंड दिया जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ कि इस फाइनेंशियल ईयर में यानी 2021-22 उसके दौरान सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए विनिवेश का लक्ष्य रखा हुआ है, यानी 1.75 लाख करोड़ रुपए का। और आज कोशिश घाटा एक सीमा से अधिक न बढ़े, इसके लिए सरकार धड़ाधड़ कोशिश कर रही है कि अपने कंपनियों को बेच दूँ या फिर मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया करूँ। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बता दूं कि एयर इंडिया पर पिछले साल 38,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज था और सरकार को उम्मीद है कि 15,000 करोड़ रुपए उसे मिल जाएंगे, क्योंकि हर साल घाटा ही घाटा होता है। सरकार की पॉलिसी है कि फटाफट
अपने हाथ से ये सब चीज़ों को निकालो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। पाकिस्तान सीमा से सटे भारत के किस राज्य में नेशनल हाईवे पर आपातकालीन हवाई पट्टी बनाई गई है, जिस पर 2 भारतीय मंत्री भी उतरे हैं? आंसर होगा राजस्थान। ओके, राजस्थान में ये पाकिस्तान सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे पर अपना लड़ाकू विमान उतरा भी है। कहाँ पर? राजस्थान के जालौर ज़िले में नेशनल हाईवे है 925A। तो उसी पर इंडियन एयरफोर्स का कि इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई गई है, ये आप देख रहे हैं। और ये हवाई जहाज, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो उतर रहा है। इसमें 2 मंत्री बैठे थे, राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं और नितिन गडकरी जो कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। तो वो दोनों इस पर उतरे, इस पर बैठे थे और आए। और ये जो हवाई पट्टी है उसका निर्माण भारत माला प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है तो वो किसके द्वारा या किस प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया जा रहा है? तो भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। ये 33 मीटर चौड़ाई है, 3 किलोमीटर लंबाई है, मतलब उतनी दूरी में काफ़ी मजबूत बनाया गया है। जैसे एयरपोर्ट की जो हवाई पट्टी होती है, इतनी मजबूत ये बनाई गई है। ठीक है, और आपको बता दूं कि देश की जो पहली ऐसी ही इमरजेंसी एयर स्ट्रिप कहाँ पर है? लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर है। ठीक है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। अगर कई जगह मैंने ये देखा है कि लोगों ने लिखा है कि देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप कहाँ पर बनी है, राजस्थान में बनी है। ऐसा नहीं है, पहले से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर है। आप इसको अलग अलग न्यूज़पेपर में भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो राजस्थान में बना है तो उसका उद्घाटन राजनाथ सिंह और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी उन्होंने किया है। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। ठीक है, तो हरकुलस C-130J ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसके उतरे और इसके बाद अलग अलग फाइटर प्लेन भी वहाँ पर उतरा। कितना खर्च आया? करीब 32 या 33 करोड़ के आसपास का खर्च आया। क्यों बनाई गई है ये नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी एयर स्ट्रिप? ऐसा डिफेंस सिक्योरिटी को देखते हुए किया गया है। दरअसल क्या हुआ था कि 1971 का जो युद्ध हुआ था उस दौरान 8 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान थे, जो फाइटर जेट्स थे, वो भुज एयरबेस पर उन्होंने बम गिरा दिए थे। इसके अलावा आगरा एयरबेस पर भी बम गिराए थे। तो बहुत सारे एयरबेस के रनवे बर्बाद हो गए थे, कुछ तो चालू हालत में थे, कुछ जो हमलावर थे, जो फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको तो मार गिराया गया था बहुत सारे को। तो ऐसे में अगर ऐसी स्थिति कभी आती है, नौबत आती है कि हमें लड़ाई करनी है किसी दूसरे देश से और उसने बम बरसाए और उसने हवाई पट्टी को बर्बाद कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा? हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे वो तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, या फिर आसमान में अगर उड़ रहे हैं तो उनको लैंड करना है तो वो उतर नहीं पाएंगे। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए एयर स्ट्रिप, इमरजेंसी एयर स्ट्रिप डेवलप किया जा रहा है। ओके, और इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह भी, एक छोटा सा ATC टावर भी बनाया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें बनाई जा रही है। और आपको बता दूं कि देश भर में 13 हवाई पट्टी ऐसी बनाई जा रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने सामरिक जो महत्व है और जो ज़रूरतें हैं उसको देखते हुए जो भी नेशनल हाईवे हैं उनमें से 13 जगहों पर, देश भर के अलग अलग जगहों पर, उसको ये इमरजेंसी एयर स्ट्रिप के तौर पर विकसित करने की सहमति दी है। तो सबसे पहले है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, तो उत्तर प्रदेश में पहले से निर्मित है ये। दूसरा है बाड़मेर जैसलमेर हाईवे, जो कि राजस्थान में नवनिर्मित है, बना है। ओके, और ये लिस्ट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये जो है ये तो बन चुका है पहले ही, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। दूसरा अभी जो हाल ही में उद्घाटन हुआ है, बाड़मेर जैसलमेर हाईवे, राजस्थान में है। तीसरा बनने वाला है बिजबेहरा चिनार बाग, ये जम्मू कश्मीर में है।
अगला है बनिहाल श्रीनगर, ये जम्मू कश्मीर में है, ये हाईवे पे है। ये फलौदी जैसलमेर राजस्थान में। द्वारका मलिया, ये रूट है उस रूट पर जो कि गुजरात में है। लखनऊ बलिया जो कि एक्सप्रेस वे भी बनने जा रहा है, तो वहाँ पर भी एयर स्ट्रिप की व्यवस्था होगी इमरजेंसी। खड़गपुर बालासोर उड़ीसा में। खड़गपुर क्योझर, ये पश्चिम बंगाल में। नेल्लोर अंगोल आंध्र प्रदेश में। अंगोल चिकलूरीपेट, ये पुदुचेरी के पास। इसके अलावा चेन्नई पुदुचेरी जो हाईवे है, और कडियाकराय रामनाथपुरम, तो ये तमिलनाडु में। तो ये 13 जो है वो इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये सब मैंने PDF में दे दिया है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं, जो बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं उनके लिए ये भी जो डेटा है वो इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड की बात हो रही है। क्वाड लीडर समिट 24 सितंबर 2021 को कहाँ आयोजित होगी, जहाँ ग्रुप की पहली व्यक्तिगत वार्ता होने जा रही है? आंसर होगा वाशिंगटन DC, अमेरिका में ये होने जा रहा है 24 सितंबर को। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन वो सबकी अगवानी करेंगे, और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्राइम मिनिस्टर सुगा, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ये स्कॉट मॉरिसन, और जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो ये सब आपस में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। क्वाड ग्रुप है। क्वाड का मतलब हुआ कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो ये जो 4 देश हैं, ये है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ये रहा अमेरिका। तो ये इन सब ने क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज आकार बनाया है, एक क्वाड बनाया। ओके, तो इसलिए इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, काफ़ी पहले से है, और तो इसकी पहली मीटिंग होने जा रही है, इम्पॉर्टेंट है। मूल रूप से कहें तो ख़ास तौर पर सीधे ये टारगेट चाइना को किया गया है, क्योंकि चाइना ने, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि चाइना ने साउथ चाइना सी पर, जो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए हैं, और कह रहा है कि ये सब उसी का इलाका है। ओके, तो ऐसे में यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये सब किया गया। वैसे क्वाड के बारे में कैसे बना, क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये विचारधारा आई पिछले कई सालों में, और 10 साल तक क्वाड बिल्कुल निष्क्रिय रहा, फिर अब कैसे ये सक्रिय हो गया क्वाड, तो इन सब के बारे में डिटेल में विजय शर्मा जी ने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जो कि विदेश से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। इवनिंग को डेली आता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप क्वाड को लेकर पूरे डिटेल में समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने ट्रेन से मिसाइल का परीक्षण सितंबर 2021 में किया? ट्रेन से ही परीक्षण कर दिया है। आंसर होगा उत्तर कोरिया, यानी नॉर्थ कोरिया। ओके, और ये भी आपको बता दूं कि ये दुनिया में ऐसा पहली बार है जब ट्रेन से मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ये है ट्रेन, ठीक है, और ये रहा मिसाइल जो कि ऊपर जा रहा है। और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह या फिर कहें सुप्रीम लीडर कौन है? किम जोंग उन। उनको भी ट्रेन पर यात्रा करने का शौक़ है। वो रूस तक चले जाते हैं, ट्रेन से मुलाकात करनी होती है अगर रूस में किसी से, या फिर चाइना में मुलाकात करनी होती है, बीजिंग जाना होता है, तो वो ट्रेन से ही चले जाते हैं। फ्लाइट यानी हवाई जहाज़, एरोप्लेन उस पर नहीं चढ़ते हैं। तो उन्होंने ये जो परीक्षण किया है, और ये उत्तर कोरिया की जो सेंट्रल न्यूज एजेंसी है उसने कहा है कि 16 सितंबर को रेलवे बेस्ड मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया गया। ट्रेन से इस मिसाइल को छोड़ा गया और समुद्र में, एक बार मैं मैप भी दिखा देता हूँ। ये रहा प्यारा भारत वर्ल्ड में। नॉर्थ कोरिया कहाँ पर है? नॉर्थ कोरिया यहाँ रहा, ये रहा, ठीक है। ये नॉर्थ कोरिया, यहाँ जापान है, इधर चाइना है, ये साउथ कोरिया है, इधर का हिस्सा, ओके। और यहाँ
ये रूस का एक हिस्सा चला आता है, ये यहाँ रसिया है यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है अभी इसी महीने? आंसर होगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये ले स्टोन रखा गया है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, अच्छा एक तो फोटोग्राफ आप देख लीजिए, जो ये आधारशिला रखी गई थी उस समय की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और ये गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं राजा महेंद्र प्रताप के बारे में, क्योंकि उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बन गई है, आधारशिला रखी गई है, जल्द ही वो बन जाएगी अगले कुछ साल में। तो इनका जन्म हुआ था 1886 को हाथरस में। कब हुआ था? 1886 को हाथरस में, उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, लेखक थे, समाज सुधारक और अंतर्राष्ट्रीयवादी भी कहा जाता है इनको। 1909 में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था ताकि वो उनका जो घर है वो टेक्निकली स्कूल के रूप में परिवर्तित किया जा सके, और कहा जाता है कि ये देश की पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज भी था। आपको बता दूं कि 1913 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के अभियान में हिस्सा लिया था। उन्होंने 1915 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बीच में जो काबुल में एक अंतरिम सरकार बनी थी, तो उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी भारत की, मतलब भारत से बाहर में एक ग्रुप बनाकर, और उस सरकार का नाम बाग-ए-बाबर रखा गया था, और ख़ुद को राष्ट्रपति घोषित किया था। और भोपाल के उनके क्रांतिकारी साथी थे मौलाना बरकतुल्लाह, तो उनको अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया था। हालांकि जब भारत को आज़ादी मिलने वाली थी उससे एक साल पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत आ गए थे, और उन्होंने महात्मा गांधी के साथ काम करना शुरू कर दिया था। और बात बताऊं उससे पहले कि 1929 में 1929 में उन्होंने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन का भी शुभारंभ किया था, उसमें भूमिका निभाई थी, जो कि बाद में संयुक्त राष्ट्र के निर्माण की पृष्ठभूमि बनी, संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और उसके बाद वो यूनाइटेड नेशंस यानी केवल संयुक्त राष्ट्र अलग संगठन बना फिर से, ओके। और 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इनको नामांकित किया गया था। ऐसी बातें अलग अलग न्यूज़पेपर्स में मैंने पढ़ी है, ठीक है। और 1957 में आज़ादी के बाद मथुरा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका सैन्य अभ्यास जो कि शांतिपूर्ण मिशन है, तो उसका आयोजन किस देश में हुआ है या हो रहा है? आंसर होगा रूस, रशिया में ये चल रहा है इस वक्त। और भारत के 200 जवान यानी वो आर्मी से हैं और एयरफोर्स से हैं, उन सब ने वहाँ पार्टिसिपेट किया है, और मेज़बानी रूस कर रहा है। रूस का एक ऑरेनबर्ग क्षेत्र है यूक्रेन के पास, फोटोग्राफ आप देख रहे हो, वहाँ पर जो युद्धाभ्यास हो रहा है उसमें भारतीय जवान ने तिरंगा फहराया हुआ है वहाँ। तो ये 13 से 25 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है, ओके। इससे पहले भी भारत पार्टिसिपेट कर चुका है, 2018 में जो 5th संस्करण था उसमें हिस्सा लिया था इंडिया ने। और आपको बता दूँ कि इस बार 200 जवान हिस्सा ले रहे हैं, और ये मल्टीलैटरल यानी बहुपक्षीय संयुक्त आतंकवाद विरोध अभ्यास है। शंघाई सहयोग संगठन उसके सदस्य देशों के बीच में सैन्य कूटनीति के हिस्से में ये हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। अलग अलग देश जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, इस तरह के कई सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं। इसमें समझे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये सब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 सितंबर। किनके नाम पर? तो एम विश्वेश्वरैया
इन्हीं के जन्मदिन पर ये आयोजन होता है इंजीनियर्स डे का। 15 सितंबर 1860 को 1860 में एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था मैसूर यानी कर्नाटक में। और उनके जन्म के 108 साल बाद उनके जन्म तिथि को अभियंता दिवस या फिर कहें इंजीनियर्स डे के रूप में घोषित किया गया था। और देश में कई सारे जो नदियों पर बांध पुल उसको कामयाब बनाने के पीछे इन्हीं का बड़ा योगदान माना जाता है। जैसे मैसूर में जो कृष्ण राज सागर बांध है, पुणे का खड़ग वासला जलाशय बांध है, ग्वालियर का तिगरा बांध है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, तो श्रेय इनको जाता है। समुद्र कटाव से विशाखापट्टनम बंदरगाह की सुरक्षा के लिए जो तकनीक विकसित की गई थी उसमें भी इनका बड़ा योगदान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 सितंबर। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है दिवस। ओके, तो लोकतंत्र, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन लॉन्च किया? बाजरा मिशन, आंसर होगा छत्तीसगढ़। क्यों? क्योंकि राज्य को बाजरा हब बनाना है, ऐसा प्लान किया गया वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। ओके, तो बाजरा मिशन का उद्देश्य ये है कि किसानों को मोटे अनाज की फसलों का सही मूल्य मिल सके, उनको लाभ मिल सके। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, मुख्यमंत्री तो मैंने बताया भूपेश बघेल, और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन, किस देश के खिलाड़ी लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? आंसर होगा श्रीलंका। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और अच्छा खासा खेला है, यहाँ तक कि आईपीएल में भी वो खेल चुके हैं, तो अब उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने विधेयक पास करके मंदिर की भूमि के इंक्रोचमेंट को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित करने का प्रावधान किया है? आंसर होगा तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु सरकार ने ये तय किया और विधानसभा से ये पास करा लिया है, तमिलनाडु धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम। तो 1959 है, उसी में संशोधन ये किया गया है। तो 13 सितंबर 2021 को विधानसभा में पास हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 सितंबर। उद्देश्य क्या है? तो जो पृथ्वी का ऊपरी लेयर है, ओजोन लेयर है, उसके बारे में जागरूकता फैलाना, क्योंकि ओजोन लेयर की वजह से ही हम सुरक्षित हैं, क्योंकि जो सूरज से जो तमाम पराबैंगनी किरणें आती हैं उन सब से, अल्ट्रावायलेट रे से हमें बचाता है ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये दिवस घोषित है। 2021 की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। अगला क्वेश्चन, एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा राजा रणधीर सिंह। ओके, भारत के खेल प्रशासक हैं, तो उनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट बात है ये। 72 ईयर के हैं, निशानेबाज हैं, शूटर हैं वो, ओलंपिक में 5 बार वो भाग ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मालदीव में भारत का नया उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा मनु महावर। ठीक है, मनु महावर सीनियर डिप्लोमेट हैं, तो उनको वहाँ पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, ओमान में भारत का राजदूत यानी एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा अमित नारंग। ओके, अमित नारंग को नियुक्त किया गया है। अच्छा, आपने गौर किया होगा इस क्वेश्चन में राजदूत लिखा हुआ है और पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? हाई कमिश्नर। ओके, यानी उच्चायुक्त लिखा हुआ था। ये क्या फ़र्क है उच्चायुक्त और राजदूत में? तो मैं बता दूं, स्टेटस में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों कहते हैं राजदूत और क्यों कहते हैं हाई कमिश्नर? कॉमनवेल्थ नेशंस के जो मेंबर्स कंट्री हैं
वहाँ पर आपस में जो भी डिप्लोमेटिक संबंध होते हैं तो वो हाई कमिश्नर कहे जाते हैं, हाई कमीशन होता है। बाकी अदर कंट्री के साथ जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है, जो सेंटर है उसको दूतावास कहते हैं, यानी एम्बेसी कहते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर्स, कई दिनों का था इसलिए थोड़ा लंबा था। कुछ और क्वेश्चन है तो अगले वीडियो में मैं दे दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, पसंद आया हो लाइक बटन ज़रूर दबाना, शेयर कर देना तमाम दोस्तों को। और इवनिंग को जो वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं करंट अफेयर से, उस पर स्पेशल वीडियो भी आ रहा है, डेली आ रहा है, देखना मत भूलना। ओके, कैसा लगा करंट अफेयर्स ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में।